नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे वन शॉट मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। तो वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। लगभग आज वीडियो 1 आवर का जा सकता है, तो वीडियो को छोड़कर भागना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो आप लोगों को बैक भी लग सकता है, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत सारे बच्चे का बैक लगता है। और ये जितने ब्रांच में मैकेनिक्स है और उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस होगा। और पॉलीटेक्निक में जो स्टूडेंट अभी ले लिए हैं और रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं पढ़ाई कीजिएगा अभी से स्टार्टिंग, तो आप लोगों को कैरी लग सकता है। और कैरी तो आप लोग जान भी गए होंगे अपने सीनियर लोग से। और कैरी क्या होता है वो तो आप लोग को पता ही होगा। अगर उन सभी से बचना है तो आप लोग को पढ़ना होगा। और आज मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का ऑल ब्रांच में, जितने भी ब्रांच में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो होगा ही, और जितने भी ब्रांच में हैं ये मैकेनिक्स, उन लोगों के लिए एकदम बहुत ही अच्छा है। और मैकेनिकल में भी ये बड़ा मैकेनिक्स है, तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जो भी सेकेंड सेमेस्टर है, किसी भी सेमेस्टर में है, उन लोगों को भी पढ़ना है। तो सब लोगों को पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और बहुत ही बेसिक तरीका में पढ़ाऊँगा। इतने बेसिक तरीके में पढ़ाऊँगा कि यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया होगा अभी तक। और बहुत ही मैकेनिक्स का है, और मैं एकदम नोट्स बनाया हूँ, उसी तरह से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, उसी से, जिससे आप लोगों को बहुत ही समझ में आएगा। मैं किताब से नहीं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, और मैं सीधे अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा, जो नोट्स बनाया हूँ मैं। तो वो इन यूनिट 1 में है। पहला 1.1 में है यांत्रिकी के मूल अवधारणाएं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। और दूसरा है 1.2 में बल और बल के परिभाषा, इकाई, प्रकार और मापन, यानी बल, फोर्स डिफिनेशन, यूनिट, टाइप एंड मैनेजमेंट। और फिर है बल की संरचनीति सिद्धांत, और सदिश और अदिश का रहस्य, यानी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में भी पढ़ना है। और इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसको VBI कर लीजिएगा, VBI। और इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसको VBI समझिएगा। और संघामी बलों का योग और त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ना है। एडिशन ऑफ कॉन्केटिव फोर्स और ट्रिंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। और 1.6 में पढ़ना है हम लोग को किसी बल्ब पर दो परस्पर लंबवत घटनाओं का विघटन को पढ़ना है। तो मैं आज आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। और 1.8 में दो संघामी बलों का परिणाम के बारे में पढ़ना है। और फिर है ना 1.9 में तो आप लोगों को ये पढ़ना है संघामी से समतलीय बल्बों के प्रभाव और कण के संतुलन अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक पूरे बने रहेगा, नहीं तो आज का आप लोगों का बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे। दोस्तों 1.9 में है संघामी बलों के बारे में पढ़ना, यानी संघामी और समतलीय बलों के प्रभाव और कण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। अवैर्गीय परिमेय और आघूर्ण का सिद्धांत, ये पूरे 6 मार्क्स में आता है, हमेशा लगभग एग्ज़ाम में आया है ये वाला, ये वेरिएगन का परिमेय और आघूर्ण का सिद्धांत। और फिर 1.11 में सापेक्ष बल्ब का और आघूर्ण के बारे में पढ़ना है। इसमें मोमेंटम के बारे में भी पढ़ना है कि और सापेक्ष आघूर्ण के बारे में, युग्म का परिभाषा, विशेषता, युग्म के आघूर्ण और तुल्य युग्म, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो ये सबको मिस नहीं करना है। 1.14 में दिया गया है किसी युग्म के उसी तल के युग्म का विघटन करने, और फिर युग्म का जोड़ा और घटाव के बारे में भी पढ़ना है। और 1.16 में है संघामी समतलीय बल्बों का युग्म और प्रभाव के और कठोर समतुल्य अवस्था के बारे में पढ़ना है। और 1.70 में पढ़ना है मुक्त पिंड और आरेख महत्वपूर्ण पढ़ाई के बारे में पढ़ना है। और 1.18 में पढ़ना है बलों का परिणाम और बल की आघूर्ण और आधारित समस्या के बारे में पढ़ना है। और इतने में ही आप लोगों का सिलेबस यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा। इतना ही बस पढ़ना है मैकेनिक्स में फर्स्ट यूनिट में। अगर इतना ही पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का
10 नंबर पक्का हो जाएगा इसमें। लगभग 70 नंबर का पूछा जाता है और 70 नंबर, इसमें 10 नंबर हासिल आप लोगों का आज फिक्स हो जाएगा। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक भी टॉपिक को मिक्स नहीं कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊँगा, जहाँ तक हो सके अच्छा तक से पढ़ाऊँगा। मैकेनिक्स का फोर्स एंड मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में आज मैं पढ़ाऊँगा। और पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। पहले डिफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स है यांत्रिकी की परिभाषा, यानी मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द मोशन एंड बॉडीज एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द देन, यानी यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों यानी बॉडी की मोशन एंड उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। यानी यांत्रिकी वह विज्ञान का शाखा होता है जिसमें पिंडों और की गति और उन पर लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है। यानी यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, यानी अप्लाइड मैकेनिक्स वो होता है जिसमें हम अपने जीवन में यूज करते हैं बल्ब और मोशन ये सब के बारे में यूज करते हैं। और ये मैकेनिक्स का स्कोप ऑफ मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी का क्षेत्र कितना है, तो यांत्रिकी का योगदान बहुत ही जगह पर है। जैसे कि है यांत्रिकी का योगदान मशीनों की संरचना और डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन ऑफ मैकेनिक्स और एंड स्ट्रक्चर यानी डिज़ाइन। और फिर एनालिसिस ऑफ फोर्स एंड मोशन, यानी बल्ब की गति और विश्लेषण में भी होता है। और फिर है ना सॉल्विंग लाइफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, वास्तविक जीवन की इंजीनियरिंग समस्या में भी समाधान करने में किया जाता है। इसमें एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है मैकेनिक्स में, जो क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जैसे पिंड और गति पर लगने वाले बल्ब का अध्ययन करता है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स द मोशन बॉडी एंड द फोर्स एक्सिटिंग देन, यानी इस तरह से है। अगर मैकेनिक्स का परिभाषा डिफिनेशन पूछे तो इस तरह से लिख लेना है और आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर इसमें मैकेनिक्स का हेल्पिंग क्या है, यह विभिन्न परिस्थितियों में पिंडों के व्यवहार और विश्लेषण में पूर्वानुमान करने में सहायक होता है। यानी ये बहुत ही हेल्पफुल ब्रांच है साइंस का। साइंस में बहुत सारे ब्रांच है और उसमें एक मैकेनिक्स बहुत ही यूजफुल है, जिसमें बहुत सारी संरचना और मशीनों के बारे में पढ़ना है। मैकेनिक्स यानी मशीन, इतना याद रखिए मैकेनिक्स का। अब मैकेनिक्स का मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी इन मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी की मूल राशियाँ, जिसमें मूल राशि में फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज आता है, जिसमें सभी 3 यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें लेंथ है यानी इसका सिंबल होता है एल, और फिर मास होता है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पे है जिक्र किया गया। और इसमें मास होता है इसका, और टाइम होता है तो इसको टी से कहा जाता है। इसका इकाई है मीटर, किलोमीटर, सेकंड यानी आर। इसका डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन एल एम टी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीमा निकालने में। LMT का ही यूज होता है, MLT का हमेशा यूज होगा, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। और फिर ड्राइव क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स, यानी यहाँ पे याद रखने की बात है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जो एनी अदर कोई भी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता है, यानी किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। जबकि ड्राइव क्वांटिटीज जो है ऑल अदर द फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड इन द मैकेनिक्स आर ड्राइव फॉर्म द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी इसका मतलब क्या है कि है ना ड्राइव क्वांटिटीज जो है जो दो ना राशि से मिलकर बनता है, और ये मुख्यतः फंडामेंटल क्वांटिटीज पर ही डिपेंड रहता है। और लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता है। यही ये दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। यानी यांत्रिकी में प्रयुक्त अन्य सभी भौतिक राशि उपयुक्त मूल राशि से प्राप्त होते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही प्राप्त होता है। जैसे कि इसमें वेलोसिटी यानी वेग बराबर होता है लेंथ है, और बटे में टाइम होता है यानी L/T होता है। और एक्यूरेसी एक्यूलेशन
एक्सेलरेशन होता है त्वरण, यानी लेंथ है बटे में टाइम का स्क्वायर होता है। और फोर्स भी इसी में आता है, रैप क्वांटिटीज में वर्क भी आएगा। और मास, एक्सेलरेशन और फोर्स और लेंथ, इस सब का बीमा भी यहाँ पर दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये सब को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर मैकेनिक्स की कुछ शाखा के बारे में भी जिक्र करूँगा। इसमें एस्थेटिक्स है और डायनेमिक्स है। ये दोनों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है मैकेनिक्स है एंड एस्थेटिक और डायनेमिक्स का डेफिनेशन दीजिए। ये हमेशा पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना ज़रूरी है। इसमें हम लोग को एस्थेटिक स्थिर यांत्रिकी के पढ़ना है, तो जिसमें स्थिर के बारे में, स्थिर, संतुलित और स्थिर पिंडों का अध्ययन किया जाता है। यानी बॉडी तो आप लोग जानते हैं, बॉडी को पिंड कहा जाता है हिंदी में। इसमें यहाँ बॉडीज लिखा हुआ है, डील्स विद द बॉडीज रेस्ट, यानी जो भी है ना स्थान पर कुछ भी चीज़ रुका हुआ है तो उसे एस्थेटिक कहा जाता है। लेकिन जबकि डायनेमिक्स में होता है गतिशील यांत्रिकी, यानी जिसमें गति करता रहता है हर एक चीज़, कोई भी वस्तु, इसमें गति की अवस्था के बारे में जिक्र किया जाता है। और ये वाले देयर पॉइंट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ये वाले जो भी पॉइंट है, ये दोनों एस्थेटिक्स और मैकेनिक्स का डेफिनेशन, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये तीनों को याद कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैकेनिक्स इज द टाइप्स इनटू 2 पॉइंट्स, यानी मैकेनिक्स का 2 पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यांत्रिकी के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स स्टडी ऑफ बॉडीज इन द इक्वेशन, या स्टैटिक्स में स्थिर यांत्रिकी, यानी जो भी वस्तु स्थिर है उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि डायनेमिक्स में स्टडी ऑफ बॉडीज इज मोशन, यानी डायनेमिक्स में यानी गतिशील यांत्रिकी में अध्ययन किया जाता है। गतिशील गति में स्थित पिंडों का अध्ययन किया जाता है। और ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा क्वेश्चन इस दोनों से पूछा जाता है। और 2000 कितने में 2019 में इस सब के बारे में पूछा गया था कि मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज़ मैकेनिक्स एंड इन स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑन डेफिनेशन। इनका डेफिनेशन देने के लिए कहा गया था। वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा जा सकता है, और पूरा कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में लिखें। और फिर 1.2 में हम लोग अभी पहुँच चुके हैं, तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आज बहुत सारे टॉपिक आप लोगों का छूट जाएगा। और अगर आप लोग छोड़ते हैं तो याद रखिएगा, बहुत सारे चीज़ों को आप लोग छोड़ देंगे, जिससे आप लोगों का टॉपिक बहुत सारे बर्बाद हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और फिर 1.1 ख़त्म हो चुका है। 1.1 में क्या क्या बताया हमें, जैसे मैकेनिक्स के बारे में बताया गया, स्टैटिक्स के बारे में, डायनेमिक्स के बारे में बताया हूँ, लेंथ और वेलोसिटी और मास, फोर्स सब के बारे में बताया है। ये सब के फार्मूला याद कीजिएगा, ये सब फार्मूला बहुत ही यूज़फुल है। इसका बीमा है, यानी डायमेंशन है। अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं 1.2 में, यानी फोर्स एंड फोर्स में पहुंच गए हैं। फोर्स डेरिवेशन यूनिट ऑफ टाइप्स ऑन मैनेजमेंट, यानी फोर्स की परिभाषा, यानी बल का परिभाषा आज हम लोग जानेंगे कि बल होता ही क्या है, इसको हम बार बार न्यूटन का मात्रक जानते हैं इसके बारे में। तो ये बल है ही क्या, तो बल है, बल के बारे में आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का परिभाषा, ए फोर्स इज द फोर्स और पोल विच चेंज और टेंथ टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी और द केसेस डिफॉर्मेशन इन इट, यानी बल एक धक्का या खींच है जो किसी भी पिंडों के विराम अवस्था की समान गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है या उसमें विकृति उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग बल कहते हैं। और ये बल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो बल इज़ द वेरी वेक्टर, बल इज़ द ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी
बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, याद रखिएगा इसको। और फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल ए डायरेक्शन, यानी फोर्स में बल में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, यानी बल और परिणाम दोनों होने पर ड्राइव क्वांटिटीज़ का वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और फोर्स इज द रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन लाइन सेगमेंट, यानी बल को एक दिशा युक्त रेखा खंड द्वारा दर्शाया जाता है, यानी दिशा युक्त द्वारा ही दर्शाया जाएगा, यानी एरो द्वारा और एफ रहेगा ऊपर में, यानी वेक्टर के द्वारा ही दर्शाया जाता है बल को। तो अब हम लोग बल के बारे में कुछ अच्छी चीज़ जानेंगे। बल, यूनिट्स ऑफ बल के मात्रक। द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज़ द न्यूटन, यानी बल का मात्रक क्या है, तो बल का एसआई यूनिट है न्यूटन है इसका। अब हम लोग न्यूटन के और भी बहुत सारी चीज़ जानते हैं, जैसे कि न्यूटन सर जो थे, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स विच द प्रोड्यूस ऑन एन एक्सेलरेशन ऑफ द 1 मीटर/सेकेंड इन द बॉडी ऑफ द मास 1 kg, यानी 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंडों के में 1 मीटर/सेकेंड के द्रव्यमान का उत्पन्न करता है। और अब हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे। बल की फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ए बराबर होता है एम इंटू ए, यानी हम हमेशा लोग ए बराबर क्या होता है, तो एम का हो जाएगा मास, यानी एम डायमेंशन हो जाएगा, एल तो हमेशा आएगा, और इक्वेलेशन क्या होता है, इक्वेलेशन होता है एल यानी त्वरण बराबर होता है इतना होता है हमेशा त्वरण बराबर, और यहाँ पे एफ बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। अब हम लोग बल के प्रकार के बारे में भी जानेंगे, जैसे बल के प्रकार ही कितने होते हैं, जितने फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्स आर द मेनली क्लासिफाइड एंड द फॉल्स। बल्ब मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, यानी बल्ब 2 ही प्रकार के होते हैं। बल टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी बल के प्रकार। तो बल का प्रकार में पहला बल का प्रकार है संपर्क बल, यानी कांटेक्ट बल्ब, और फिर है असंपर्क, यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके बारे में पढ़ना है। इसमें पहला का परिभाषा है फोर्स विच द एक्ट ऑन द वेन बॉडीज आर द इन द कंटेंट विच द एच अदर। बल वह है जो केवल तब कार्य करता है जब पिंडों को एक दूसरे से संपर्क करते हैं, यानी संपर्क बल कहलाता है। और संपर्क बल में क्या एग्जांपल आ जाएगा, घर्षण आ जाएगा, फेसिकेशन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया आ जाएगा, और टेंशन आ जाएगा, टेंशन यानी तनाव, स्पैरिंग फोर्स भी आ जाएगा। और फिर असंपर्क बल क्या होता है, फोर्स विच द एक्ट्स विथआउट एनी कंटेंट बिटवीन बॉडीज, यानी बल वह है जो संपर्क के पिंडों को कार्य करता है, यानी संपर्क के पिंडों के बीच कार्य करता है बल में। तो इसका इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, यानी ग्रेविटेशन बल, फोर्स, मैग्नेट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टाइप्स फोर्स भी जान लिए। अब हम लोग जानेंगे फोर्स का मापन, यानी मैनेजमेंट ऑफ फोर्स, बल का मापन। यानी जनरली हम लोग फोर्स इज द मेजर्ड बाय एंड द इंटरेस्ट कॉल्ड स्पेयरिंग बैलेंस एंड एंटर, यानी बल्ब का मापन स्प्रिंग के बैलेंस या डायनोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पॉलीटेक्निक में हम लोगों को हमेशा बताया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल्ब का मान होता है 10 न्यूटन, यानी लगभग 10 न्यूटन होता है। तो उसमें 9.8 भी हम लोग लिख देते हैं, जिसमें 1 kg वाट भी हम लोगों को 1/9.8 लिख सकते हैं, या 10 भी लिख सकते हैं। और ये है स्पेयरिंग बैलेंस,
यानी इसी का मान हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल्ब में निकालते थे। और फिर मैनेजमेंट एंड बल्ब का मापन किस तरह से करेंगे? मापन इनके स्प्रिंग बैलेंस से और डायनोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। यानी बल्ब का मापन हम लोग स्प्रिंग बैलेंस या डायनोमीटर से नामक उपकरण से ही करते हैं। और यह उपकरण उस सिद्धांत पर कार्य करता है कि स्प्रिंग में विस्तृत लगाने गए बल्ब का समानुपाती होता है। यानी इसका उस सिद्धांत पे कार्य करता है, स्प्रिंग में विस्तार से लगाए गए बल्ब के समानुपाती होता है। और ऐसा यूनिट न्यूटन इज द मार्केट ऑन इट, यानी इस पर ऐसा मात्रा के न्यूटन अंकित होता है। यानी जो स्प्रिंग है जो, और ये सिद्धांत है जिस पे कार्य करता है, और ये डायनोमीटर है, इस पे न्यूटन हमेशा अंकित रहता है। न्यूटन एसआई मात्रक इस सब पे अंकित रहता है। और ये भी टॉपिक सब जितने भी हैं सब भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग और भी अच्छी तरह से जानेंगे और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन और फोर्स के बारे में जानेंगे। यानी कथन पहले जानेंगे, स्टेटमेंट क्या है ये सब का। तो हम लोग अभी द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल effect of the force on a aggregate body remains unchanged if the force is applied at any other point along its line of action। यानी हम बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। बल की संचारणीयता का सिद्धांत बताता है कि यह एक कठोर पिंड पर किसी बल्ब का एक महत्तम प्रभाव अपरिवर्तित रहता है। यदि वह उस बल्ब पर किसी क्रिया रेखा की या किसी अन्य बिंदु पर लगाया जाए तो लगाया जाते हैं। यानी बल्ब की संचारीयता का सिद्धांत बताता है कि कठोर पिंड पर किसी बल्ब की महत्तम प्रभाव अपरिवर्तित रहता है। मतलब कठोर पिंड यानी संचारीयता का सिद्धांत बताता है कि बाहरी किसी भी बल्ब पर अपरिवर्तित रहता है, उस बल्ब पर क्रिया रेखा की अन्य बिंदु का लगाया जा सकता है। और यह इसमें मुख्य बिंदु यह है इसमें कि बल्ब उस क्रिया की रेखा को कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है बिना पिंड पर बाह्य प्रभाव बदले। यानी इस पे जो संचारीयता का सिद्धांत है, इस पे कठोर पिंड रहता है और महत्तम प्रभाव अपरिवर्तित है। यानी महत्तम इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन इस पे जब हम लोग उसकी क्रिया रेखा पर कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी इसको हम बदल सकते हैं। और यह सिद्धांत केवल कठोर पिंडों के लिए ही मान्य होता है। यानी नॉर्मल पिंडों के बॉडी के बारे में इसमें कोई भी नहीं, इस जो स्टेटमेंट है ये नहीं एक्सेप्ट करता है। और यह बल्ब के परिणाम और अभिविन्यास के समान रहता है। ये वाले सिद्धांत जो है ये बल्ब के परिणाम और दिशा के अभिविन्यास ही रहता है। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेन को समझेंगे अच्छी तरह से। अभी तो अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। पहले यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से समझाया गया है, तो ध्यान से समझिए। अभी इसमें बताया गया है किसी कठोर पिंड पर यदि बिंदु E पर F बल्ब लगाया जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार वही बल्ब F उसकी क्रिया रेखा पर स्थिर किसी अन्य बिंदु B पर लगाया जाए तो महत्तम प्रभाव जैसा ही रहेगा, महत्तम प्रभाव जैसा रहेगा। और इसमें मतलब कह रहा है हम लोगों को किसी कठोर पिंड पर यदि E और पर F बॉल लगाया जाएगा तो सिद्धांत के अनुसार से वही बल्ब F की क्रिया रेखा पर स्थिर किसी अन्य बिंदु पर भी लगाया जाएगा, प्रभाव जैसा ही रहेगा। यानी जैसे कि हम A पर जितना भी बल्ब लगा रहे हैं तो B पर भी उतना ही बल रहेगा हमेशा, यानी इफेक्ट उतना ही रहेगा। यानी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट A, यानी सेम फोर्स F एक्शन एट पॉइंट B। यानी जितना इस पे फोर्स लग रहा है उतना ही इस पे भी फोर्स लगेगा। इसका ये सिद्धांत का ये
ये कहना है। इस सिद्धांत का नाम है बल्ब की संचारिता। बल्ब की संचारिता कठोर के बारे में बताता है, जो 1.3 में हम लोगों को पढ़ना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। दो स्थितियों बंदों पर बहुतन प्रभाव समान रहेगा, यानी इस पर जितना भी इफेक्ट डालेंगे हम लोग, उतना ही बी पर भी इफेक्ट सेम रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी है, कंडीशन है। इसमें द बॉडी मोस्ट वी रिग्ड, यानी हमेशा कठोर रहना चाहिए बॉडी। और द फोर्स शुड एक्ट स्टैटिक लाइन, यानी बल्ब की सीधा रेखा पर ही कार्य करना चाहिए और बल्ब का परिणाम दिशा अभिन्यास अपरिवर्तित रहना चाहिए, यानी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि बल्ब की उसकी मूल क्रिया द्वारा अतिरिक्त किसी अन्य रेखा पर लगाया जाए तो फिर प्रभाव बदल जाएगी। यानी हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग प्रभाव करते हैं, फिर दोबारा करेंगे तो इसमें पिंडों की प्रभाव बदल भी सकती है। और यह सिद्धांत यहाँ पे क्या बताया गया है, यह सिद्धांत पिंडों के संतुलन और संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत ही उपयोगी किया जाता है। इस सिद्धांत पिंडों को संतुलित और में किया जाता है। तो इसमें एक क्या बताया गया है हम लोग, और फिर इसका उपयोग क्या है हम लोगों को में, अभी इसका यूज़ क्या है। तो इट इज़ द यूनिट एनालिसिंग एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेशन, इस उपयोग को समस्या किया जाता है। यह कठोर पिंडों को संतुलन किया जाता है, यानी जो भी कठोर है यानी उसको है ना संतुलन करने में यूज किया जाता है। और संरचना का विश्लेषण में किया जाता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस में किया जाता है, और गणनाओं के सरल करने में भी किया जाता है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, तो फोर्स इज द act of the right word is the point is the so accuracy the principle of the same 50 Newton and VC point same line action without closing external effect, यानी जब हम यहाँ पे 50 न्यूटन भेजेंगे तो ए पर भी सेम होगा, बी पर भी 50 होगा, तीनों पर 50 न्यूटन सेम होगा, हल को कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस सिद्धांत का ये कहना है और यही कहना है इसका। और अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में एकदम अच्छी तरह से समझेंगे, और इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से हमेशा पूछा जाता है। तो इसको कुछ भी भूलना नहीं है और अच्छी तरह से अभी पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है।